जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, एक बार फिर से आ गया हूं आपके सामने पीरियोडिक टेबल के ट्रेंड्स का पार्ट 2 लेकर के। एक बार फिर से रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप चैनल पर नए आए हो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइटन मतलब कि आइकन को दबा लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। दोस्तों, टॉपिक है अपना प्रभावी नाभिकीय आवेश यानी कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज यानी कि जेड इफेक्ट। इसको शॉर्ट में बोलते हैं दोस्तों क्या, जेफ, जेड इफेक्ट। अब ये जेड इफेक्ट क्या होता है दोस्तों? होता क्या है, ये परमाणु का नाभिक है, ये कक्षाएं हैं। नाभिक पे पॉजिटिव चार्ज होता है, कक्षाओं के अंदर इलेक्ट्रॉन्स मूवमेंट करते हैं और इलेक्ट्रॉन्स और इस नाभिक के बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स लगता है जिसको बोलते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज यानी कि प्रभावी नाभिकीय आवेश यानी कि जेफ या फिर जेड इफेक्ट। ठीक है, बस यही कहानी है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज दोस्तों क्या होता है, अगर आप मॉडर्न टेबल के अंदर लेफ्ट टू राइट मूवमेंट करोगे, लेफ्ट टू राइट मूवमेंट करोगे तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, इंक्रीज। अप टू डाउन जाओगे तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा दोस्तों, डिक्रीज होगा। इज दैट क्लियर? अब लेफ्ट टू राइट जाने पर इंक्रीज क्यों होगा, अप टू डाउन जाने पर डिक्रीज क्यों होगा? ठीक है, तो लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या होता है दोस्तों, एटॉमिक साइज डिक्रीज होती है और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, इंक्रीज। नेक्स्ट है शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट यानी कि परिरक्षण प्रभाव। ये क्या होता है साथियों? दोस्तों, जब भी कोई नाभिक है, नाभिक के पास एक से ज़्यादा कक्षाएं हैं तभी ये इफेक्टिव होगा। एक से ज़्यादा कोश हैं, कक्षाएं हैं, तभी ये इफेक्टिव होगा। यहाँ इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ भी इलेक्ट्रॉन्स मूवमेंट कर रहे हैं और यहाँ भी इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो दोस्तों, ये जो न्यूक्लियस और आउटरमोस्ट शेल के बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स होता है ना, इस अट्रैक्शन फोर्स को तो बोलते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज यानी कि जेड इफेक्ट। लेकिन इस जेड इफेक्ट को कम कर देती है बीच में आने वाली शेल्स। ये जो बीच में और कक्षाएं आ रही हैं, इनमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स और ये इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, जबकि ये इलेक्ट्रॉन और ये नाभिक एक दूसरे को अंदर की ओर खींचेंगे। तो ये जो बीच में आने वाली शेल्स है, ये इनके इलेक्ट्रॉन्स जेड इफेक्ट को कम कर देंगे और इसको बोलते हैं अपन शील्डिंग इफेक्ट या फिर परिरक्षण प्रभाव। सिंपल सी कहानी है साथियों। आप हो, आपकी कोई एक है। अब वो कोई एक कौन है, मैं नाम नहीं लूँगा, समझदार को इशारा काफ़ी होता है। आप हो, ये मान लीजिए आपकी वो है और ये मान लो आप हो। अब आपकी वो और उसके जैसी कोई एक और यानी कि इलेक्ट्रॉन आप दोनों के बीच में आ जाए तो बताओ क्या होगा? बताओ क्या होगा? आपका और आपकी उसका अट्रैक्शन फोर्स कम होगा और ये भी हो सकता है कि आपकी उसके और आपकी उसकी सेम जेंडर यानी कि फ्रेंड के बीच में रिपल्सन हो, प्रतिकर्षण हो, लड़ाई झगड़े हो कि वो तेरे से बात करता है, वो मेरे से बात करता है, वो मेरे से बात क्यों नहीं करता, वो तेरे से बात क्यों करता है, फलाना ढिमका जो भी है। तो बीच में जो आने वाली शेल्स के इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो आउटरमोस्ट शेल्स के इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर देते हैं या फिर जेड इफेक्ट को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। इसको बोलते हैं अपन शील्डिंग इफेक्ट यानी कि शील्ड कर देते हैं। ठीक है, और शील्डिंग इफेक्ट की बात करें तो लेफ्ट टू राइट मूव करने पर शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है, लगभग सेम रहता है लेकिन इंक्रीज होगा हल्का सा। यानी कि ये ट्रेंड चलेगा, लेफ्ट टू राइट इंक्रीज होगा, अप टू डाउन क्या होगा, अप टू डाउन भी इंक्रीज हो जाएगा। लेफ्ट टू राइट लगभग सेम रहेगा, आप ऐसा समझो। क्यों सेम रहेगा? बिकॉज लेफ्ट टू राइट दोस्तों नंबर ऑफ शेल्स तो सेम रहती है। मैंने बताया आपको पिछली वीडियो के अंदर कि नंबर ऑफ शेल्स जो है ना हर एक पीरियड में सेम रहती है, जबकि अप टू डाउन जाने पर शेल्स इंक्रीज होती है। अब आप ये बताओ कि अगर आपके पास केवल एक ही शेल है तो इसमें तो कोई शील्डिंग इफेक्ट होगा ही नहीं। अगर आपके पास मान लो 2 शेल्स हैं तो ये शील्डिंग इफेक्ट होगा। मान लो आपके पास 3 शेल्स हैं तो इसके और इसके बीच में 2 शील्ड बनेगी ना इस प्रकार से। और अगर सेल्स बढ़ेगी बीच में
कोष बढ़ेंगे तो शील्डिंग इफेक्ट भी बढ़ेगा। आपके और आपकी उसके बीच में अगर एक ही दूसरी आ गई, तीसरी आ गई, तो आपके बीच का अट्रैक्शन फोर्स थोड़ा कम हो जाएगा। लेकिन 2 आ गई, 3 आ गई, 4 आ गई, तो आपका अट्रैक्शन फोर्स कम होता जाएगा। तो ये कह सकते हैं लेफ्ट टू राइट मूव करने पर शील्डिंग इफेक्ट लगभग सेम रहता है, हल्का सा बढ़ता है, और अप टू डाउन जाने पर अच्छा खासा बढ़ता है। नेक्स्ट बात करें अपन आयोनाइजेशन एंथैल्पी या फिर आयोनाइजेशन एनर्जी या फिर आयनन ऊर्जा की बात करेंगे। किसकी? आयोनाइजेशन ये क्या होती है दोस्तों? किसी भी मेटेलिक एटम से एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करवाने के लिए जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसको बोलते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी या फिर आयोनाइजेशन एनर्जी। यानी कि मान लो ये कोई न्यूक्लियस है, ये इसकी शेल्स है, 2 शेल है मान लो, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। एक इलेक्ट्रॉन्स को बाहर निकालने के लिए इसको अपन को बाहर से क्या देनी पड़ेगी? बाहर से देनी पड़ेगी बहुत सारी एनर्जी, ठीक है। और इतनी एनर्जी देनी पड़ेगी कि यहां से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाए, उसको अपन क्या बोलेंगे? आयोनाइजेशन एंथैल्पी या फिर आयोनाइजेशन एनर्जी। अब जब एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो ये ए था, मान लो ए से बन गया ये A+1। अब इसके पास क्या है? इस शेल में है ना एक ही इलेक्ट्रॉन बचा है, इसको और निकालना है, तो फिर A+1 से क्या बनेगा बताओ? A+2 बनेगा कि नहीं बनेगा? ठीक है। तो इसमें भी एक कहानी होती है, हमेशा ए से A+ जब बनेगा ना तब कुछ आयोनिक एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, फिर A+1 से A+2 बनेगा, फिर A+3 बनेगा, तो आयनिक एनर्जी और चाहिए। जब पहला इलेक्ट्रॉन रिमूव करवाना हो ना तो कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन A+ से A+2 बनाओगे ना तब और ज़्यादा एनर्जी चाहिए, फिर और ज़्यादा चाहिए, फिर और ज़्यादा चाहिए। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स कम हो रहे हैं तो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स बढ़ेगा, और जब अट्रैक्शन फोर्स बढ़ेगा तो एनर्जी क्या चाहिए? आपको ज़्यादा देनी पड़ेगी उसको बाहर निकालने के लिए। ये होती है आयोनिक एनर्जी। लेफ्ट टू राइट जाने पर आयनिक एनर्जी क्या होती है? इंक्रीज होती है। और इंक्रीज क्यों होती है बताओ दोस्तों? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? इंक्रीज होते हैं। अप टू डाउन में क्या होती है? डिक्रीज, क्योंकि शेल्स बढ़ रही है, न्यूक्लियस से दूरी बढ़ रही है, आउटर मोस्ट शेल की दूरी बढ़ रही है, तो अट्रैक्शन फोर्स कम हो जाएगा, यानी कि Z इफेक्ट कम हो जाएगा, तो कम एनर्जी के अंदर ही इलेक्ट्रॉन इजीली रिमूव हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। बहुत अच्छा टॉपिक है दोस्तों, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। टॉपिक है द टेंडेंसी ऑफ एन एटम इन ए मॉलिक्यूलर और टू अटैच द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टुवर्ड इटसेल्फ इज नॉन एज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। यानी कि यह है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब कि किसी शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स के शेयरिंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की जो कैपेसिटी है उसको अपन क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और हिंदी माध्यम वाले मेरे प्यारे विद्यार्थी क्या बोलेंगे? विद्युत ऋणता। विद्युत ऋणता, विद्युत ऋणता बोलेंगे। यानी कि ये है कि मान लो आप A और B बना है, इनके बीच में इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से एक बॉन्ड बना है। अब अगर A की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो A क्या करेगा? इस इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा और हल्का सा नेगेटिव चार्ज अपने ऊपर गेन कर लेगा, इसके ऊपर हल्का सा पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। यानी कि इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींचने की जो कैपेसिटी है उसको क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाओगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज होगी, या आप ये कह सकते हो कि मेटल्स के कंपेयर में नॉन मेटल्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है? हमेशा ज़्यादा होती है। और आप क्या कह सकते हो दोस्तों? क्लोरीन जो है ना वो हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फॉर एग्जाम की दृष्टि से। और सीजियम जो है ना उसके सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। 2 पॉइंट बहुत ध्यान रखने हैं एग्जाम के लिए। बस यही टॉपिक थे दोस्तों। तो ये टॉपिक था आज का पीरियोडिक ट्रेंड्स का, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं क्वेश्चन दोस्तों। फिर से रिक्वेस्ट है कि अगर आप नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। गुड बाय दोस्तों।